नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री पेपर 3 बी मध्यकालीन मुद्रा शास्त्र, इसमें फिरोज शाह तुगलक के सिक्के, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक था और इनका समय 1351 से 1388 ईस्वी कहा जाता है। जहाँ तक इनके बारे में सिक्कों की जानकारी है उसको तो हम विस्तार से पढ़ेंगे ही। उससे पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना चाहेंगे। और इनका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था और ये फिरोज जो तुगलक थे वो गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। 1351 से 1388 तक का इनका शासनकाल रहा है और अपने शासनकाल में ही इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। और मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपह सलार रज्जब का ये पुत्र था। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट हुआ था और पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी में हुआ था। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ़ कर दिए थे और जो मोहम्मद तुगलक के समय किसानों को ऋण दिया जाता था, सौंदर्य ऋण, वो भी उसने दे दिए थे, शामिल कर लिए थे। तो इस तरह से फिरोज तुगलक को जनहितैषी, प्रजा हितैषी शासक भी कहा जाता है और वो अपने समय का काफ़ी अच्छा सुधारक शासक कह सकते हैं, वो ये रहा था। इसने शंशकानी 6 जीतल का एक नया सिक्का भी चलाया था और उसने सिक्कों पर अपने नाम के साथ अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतेह खां इसका नाम भी अंकित करवाया था। फिरोज ने अपने को खलीफा का नाइब पुकारा था तथा सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक का शासन कल्याणकारी निरंकुशता पर आधारित था। इनके बारे में, इनकी इस परिचय के साथ साथ हम इतिहासकारों की दृष्टि में भी देखेंगे कि फिरोज के चरित्र और व्यक्तित्व के संबंध में इतिहासकारों के हमें भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। जैसे उसके समकालीन इतिहासकारों में बर्नी, शम्से सिराज, अफीफ आदि फिरोज के चरित्र और उसके कार्यों की प्रशंसा करते हैं या उन्होंने की है और उसे एक अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और उदार शासक बताया है। जबकि आधुनिक इतिहासकारों में कई और भी हमें मिलते हैं जिन्होंने भी इसकी प्रशंसा की है और उसे सल्तनत युग का अकबर कहकर पुकारा है। इसी तरह से सर वुल्जले हैग, उन्होंने भी फिरोज के शासनकाल के साथ भारत में अकबर से पहले के मुस्लिम शासक के इतिहास का एक गौरवमयी युग समाप्त हो जाता है, इस तरह से कह के उसके शासनकाल को सराहा है। इसी तरह से ईश्वरी प्रसाद का भी कहना है कि फिरोज में उस विशाल हृदय और विस्तीर्ण मस्तिष्क वाले सम्राट अकबर की प्रतिभा का शतांश भी नहीं था। तो ऐसे हमें ईश्वरी प्रसाद उसकी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं और अन्य इतिहासकार भी उसे महान शासक मानने के लिए तैयार नहीं हैं और कुछ इतिहासकार उसे महान शासक मानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ उसे महान शासक मानने को तैयार नहीं है।
तो उसके बारे में हमें अलग अलग तरह के मत मिलते हैं। लेकिन आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि वास्तव में फिरोज अपनी प्रजा का हितैषी था और उसके पहले और उसके बाद में दिल्ली के किसी सुल्तान ने अपनी प्रजा की भौतिक समृद्धि के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कि उसने किया था। उसकी राजस्व नीति और उसके द्वारा बनाई गई नहरों के परिणाम स्वरूप कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई और उसके द्वारा अनेक करों को हटा दिए जाने से भी जनता को राहत मिली और व्यापार में वृद्धि हुई, जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य बहुत सस्ते हो गए। तो एक शासक के रूप में फिरोज की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसके अतिरिक्त फिरोज ने सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में और जनता के हित के लिए भी अनेक कार्य किए। वो सारे कार्य उनके प्रशंसनीय माने जाते हैं। जैसे उसने अनेकों नगरों, महलों, मस्जिदों, पुलों, मदरसों, तालाबों, सरायों इनका निर्माण करवाया था। गरीबों की सहायता के लिए उसने रोजगार दफ्तर, दीवाने खैरात और खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। उसके पूर्व के किसी मुस्लिम सुल्तान ने जनता के हित के लिए इस प्रकार के कार्य नहीं किए थे। तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एल श्रीवास्तव का कहना है कि उस समय तक नई विजय प्राप्त करने, कानून और व्यवस्था कायम रखने और राजस्व वसूल करने तक ही शासक के कार्य सीमित थे, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने जनहित के लिए राज्य के कार्यों के क्षेत्र का विस्तार किया और इसीलिए उसको ये श्रेय मिलना चाहिए कि वो प्रजा का हितैषी था। लेकिन दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि फिरोज में एक अनुभवी सैनिक और सेनानायक के गुण नहीं थे और ये उसकी सैनिक दुर्बलता और सैन्य संचालन की अयोग्यता, उसके जो अभियान हैं बंगाल, जाजनगर, सिंध और ये जो अभियान जो आक्रमण उसने किए थे उसकी सैनिक दुर्बलता और सैन्य संचालन की अयोग्यता को सिद्ध कर देते हैं। तो ये सब उसके रहें शासन के बारे में विचार और कई बार उसको उसकी नीतियों को या उसकी प्रशासनिक अक्षमताओं को भी उस तुगलक वंश के पतन का कारण भी मान लिया जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पर फिरोज तुगलक के सिक्कों के प्रकार, सिक्कों के माप तोल, सिक्कों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो हम ये देखेंगे कि फिरोज तुगलक का शासन कहाँ से कहाँ तक है, कितने वर्ष का इसको समय मिला है और उसमें इस क्षेत्र में इसने क्या योगदान दिया है। तो 1351 से 1388 ईस्वी इनका शासन काल रहा है और लगभग 37 वर्ष का इन्हें समय मिला है। 37 वर्षों तक इन्होंने शांतिपूर्वक राज्य किया है और उसके राज्यकाल में 6 प्रकार के सोने के सिक्के प्रचलित किए गए थे। फिरोज ने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर सिक्कों पर खलीफा अब्दुल अब्बास और उसके 2 उत्तराधिकारी अब्दुल फतेह और अब्दुल्ला का नाम सिक्कों के अग्रभाग पर भी लिखवाया था। फिरोज तुगलक के सोने के सिक्के के अग्रभाग में यदि हम देखें तो एक लेख वहाँ पर मिलता है वृत्ताकार में, फी जिम्न अल इमीम अमीर अल मोमिनीन अबी अब्दुल्लाह खलदत खिलाफत और उसके चारों ओर अल मोमिनीन नाइब अमीर 786 ये लेख हमें मिलता है। पृष्ठभाग पर अल सुल्तानी सैफ अमीर अल मोमिनीन अबू अल मुजफ्फर फिरोज शाह अल सुल्तानी खलदत ममलूकत ये लेख पृष्ठभाग पर मिलता है। तो फिरोज तुगलक स्वयं को खलीफा का दाहिना हाथ मानता था। उसके समय में चांदी की कमी के कारण मिश्रित धातु के सिक्के 144 ग्रैन के बराबर इन्होंने चलाए थे। फिरोज तुगलक के बाद के अन्य तुगलक या उसके उत्तराधिकारी सुल्तानों ने भी
मिश्रित धातु के सिक्के चलाए थे, जिसमें चांदी का अनुपात धीरे धीरे घटता गया। 1412 ईस्वी में तुगलक सुल्तान महमूद के मरने के बाद सैयद वंश के हाथ में शासन की बागडोर आ जाती है। तो इस तरह से फिरोज तुगलक की बात हम करें तो यहाँ पर आधा जीतल, अद्धा और 1/4 जीतल को पाई का भी कहा जाता था। ये सिक्कों के बारे में हमें इसके समय की जानकारी मिलती। बाकी जो मोहम्मद तुगलक के समय में चलते थे उन्हीं सिक्कों का इसने अनुसरण किया था। इसमें मोहम्मद तुगलक के समय में जो सिक्के चलते थे, जिनकी चर्चा हमने तुगलक कालीन सिक्कों के समय में की है, तो उसमें हमें जानकारी मिलती थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के जो थे वो 25 प्रकार के सिक्के वहाँ पर मिलते हैं और इन सिक्कों के माप तोल पर बहुत प्रयोग किया गया था। प्रारंभिक सोने और चांदी के सिक्कों का वजन पुराना 170 ग्रैन था। बाद में उसने सोने के दिनार 201.5 ग्रैन और चांदी के अदलिस 144 ग्रैन के जारी किए थे। तो कालांतर में 144 ग्रैन के सोने के सिक्के भी दौलताबाद और सुल्तानपुर की टकसालों से जारी किए थे। इसके अतिरिक्त उसने 1329 ईस्वी के बाद सोने के दिनार को बंद कर दिया और 170 ग्रैन वाले पुराने टंकों को उसने पुनः आरंभ किया था। चांदी के सिक्के हमें कम मात्रा में मिलते हैं। संभवतः चांदी के टके और अदलिस उसके शासन के प्रथम 3 वर्ष में जारी किए गए होंगे। 1337 ईस्वी के बाद मिश्रित धातु के टंके बहुत मात्रा में जारी किए गए थे और जो कि खिलजी मापतोल के आधार पर ही इन्हें भी चालू किया गया था। यहाँ पर मिश्रित धातु के सिक्के 141 ग्रैन 141.7 ग्रैन के चालू किए गए थे। तो मोहम्मद तुगलक ने बहुत अधिक मात्रा में सोने के सिक्के तैयार करवाए थे और इसका कारण दक्षिण भारत पर अधिकार करके उसने बहुत बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त किया था। तो इस तरह से यदि हम देखें तो फिरोज तुगलक को शाही खजाना भरावा मिला था, किंतु वह एक कुशल सैनिक नहीं था और राज्यकाल में दक्षिण के कई गवर्नरों के विद्रोह हो गए थे और उनको वो सही ढंग से संचालित नहीं कर पाया था।